इंटीग्रेशन का साइन बना दिया ये, इसके बाद अपना बहुत जल्दी हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का साइन बना दिया ये, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, 1/5x प्लस 10 का कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चों देखो 5x प्लस 10 की पूरी ठीक है, होल पावर कितनी है, 1। अगर आप इसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तो 5x प्लस 10 की पावर -1 हो जाएगा, फिर वही -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, 0 अपॉन 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। इसलिए हम इसको वैसे नहीं करेंगे, मगर x हमारा अकेला भी नहीं है, x के साथ 5 कोफिशिएंट लग रहा है, तो इसको हम लोग, इसका इंटीग्रेशन यही होगा log 5x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट, और इधर अपॉन में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा इधर आ जाएगा log 5x प्लस 10 और अपॉन में 5, ठीक, प्लस कांस्टेंट, ये हमारा इधर आ जाएगा। 5x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इधर, 5x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन इधर आ जाएगा 5, 10 का 0, तो ये हमारा इधर आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक, जिसे नहीं समझ में आ रहा तो इतनी टेंशन मत लो, ये आप लोग मैथ्स में इसको बहुत पढ़ोगे, और खैर हमारा फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इससे थोड़ा लो लेवल का यूज होता है। अब चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, डेफिनेट इसके बाद हमारा इधर आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों यह बात आ जाती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा एक फिक्स्ड आंसर आता है। डेफिनेट नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट में हमारा एक फिक्स्ड आंसर आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फिक्स्ड आंसर नहीं आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा कांस्टेंट लग रहा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा कांस्टेंट नहीं लगता है, कांस्टेंट नहीं लगता है हमारा, एक फिक्स्ड आंसर आता है हमारा, और इसके अंदर लिमिट्स लगती हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को कह देते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगती हैं। इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, इंटीग्रेशन इसको हम लोग विद लिमिट्स कह देते हैं, इंटीग्रेशन के साथ इसके अंदर लिमिट्स लगती है। अब जैसे हमारा बच्चों इसका बेसिक फॉर्मूला एक में लिख दे रहा हूं, सारे फॉर्मूले सेम ही है, बस लिमिट्स लग जाती है। हमें इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, x की पावर n एक पॉलिनोमियल है उसका करना है, तो मैंने इधर लिमिट्स लगा दी, इधर मेरी a लिमिट हो गई, इधर b लिमिट हो गई। लिमिट्स कैसे लगाते हैं ये चीज समझो, इंटीग्रेशन के लेफ्ट, इंटीग्रेशन के राइट साइड में इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इसके राइट साइड में, लोअर साइड में लोअर लिमिट, और ऊपर की साइड में अपर लिमिट, ऊपर की साइड में अपर लिमिट, नीचे की साइड में लोअर लिमिट। ठीक है, इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इस तरीके से लिमिट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग वैसे ही कर लेंगे, x की पावर n का क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट, इनडेफिनेट तरीके से इंटीग्रेशन यही हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला। फिर ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के राइट साइड में लोअर में a अपर में b लगा दिया, नीचे की तरफ लोअर लिमिट, ऊपर की तरफ अपर लिमिट लगा दी राइट साइड में ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा हमारा बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी कर देंगे, तो इसमें अपर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस x की जगह a लगा दिया, तो a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा हमारा, तो हमारा एक फिक्स्ड आंसर इधर आ जाता है b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कुल मिलाकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा कांस्टेंट नहीं आता है, एक फिक्स्ड आंसर आता है, क्योंकि जब आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाता है। ये मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया है। अब जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो इस क्वेश्चन से सबको क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को देखो,
देखो ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर dx, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसका कर रहे हो, एक्स स्क्वायर का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, एक्स स्क्वायर का कर रहे हो इंटीग्रेशन। और लिमिट मैंने लगा दी इधर 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक इधर मैंने लिमिट्स लगा दी। डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहचान ही ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगती हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं लगती हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगती हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिक्स्ड आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि विद इन द लिमिट्स इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने लिमिट्स लगा दी। इंटीग्रेशन साइड, इंटीग्रेशन साइन के जो नीचे लगी हुई है वो लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन साइन के जो ऊपर लगी है वो अपर लिमिट। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, है ना बच्चों। अरे एक्स की पावर ये होता है ना, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, एक्स की पावर 3/3। ठीक, कांस्टेंट इसमें मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट कट ही जाएगा, जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कांस्टेंट कट जाएगा, तो कांस्टेंट इसमें नहीं लिख रहा हूं। यहां तक ये वाला स्टेप सबको समझ में आया, ये दोनों चीजें, ये ये दोनों चीज तो सबको आ गई ना समझ में कि ये कैसे करा है, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, ठीक है, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई। अब मैंने ब्रैकेट के इस साइड लिख दिया लोअर लिमिट, ब्रैकेट के इस साइड लिख दिया अपर लिमिट। अब बस x की जगह अपर लिमिट पुट करो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दो। सिंपल ही तो है, इसमें क्या है, x की जगह अपर लिमिट पुट करो, माइनस x की जगह लोअर लिमिट। तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 2 की पावर 3/3, बाकी किसी को चेंज मत करो, बस x की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर दी, 2 की पावर 3 हो गया अपॉन 3, माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी, 1 की पावर 3/3 हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा इधर, हाँ 2 to 8 माइनस 1/3, यानी कि 7/3 आंसर आपका आ जाएगा। आई बात समझ में बच्चों सबको। इस तरीके से हमारा ये होता है, ठीक। इसमें कांस्टेंट नहीं आता क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते वक्त कांस्टेंट कट जाता है। एक और जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपका ये इंटीग्रेशन करना है, आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, 1/x का करना है। अरे इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में 1/x का, लिमिट्स पुट कर दी इधर मैंने, 1 से ले कुछ भी लिमिट पुट कर दो, 2 से लेकर 3 तक लिमिट पुट कर दी मैंने। इंटीग्रेशन के नीचे जो लिखा है लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन के जो ऊपर लिखा है वो अपर लिमिट, ऐसे करके पुट कर दिया। तो 1/x का इंटीग्रेशन का मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। बाय डिफॉल्ट log बेस e ही होता है, तो अभी मैं उसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब log का कौन सा बेस है, e बेस है। तो देखो 1/x का खैर इंटीग्रेशन log x होता है, ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है, ये बात आती है सबको समझ में कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक। अब बस ब्रैकेट में इसे पुट करा, ब्रैकेट में इधर नीचे लिख दिया लोअर लिमिट, ऊपर लिख दिया अपर लिमिट, बस। कांस्टेंट इसमें नहीं लगाएंगे हम लोग क्योंकि कांस्टेंट कट ही जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दिया, तो ये आ गया। और ये चीज सबको पता है क्या कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बात सबको पता है या नहीं पता, ये बताओ। ये चीज सबको पता है ये मैंने कैसे लिखा है, नहीं पता तो पता नहीं क्यों नहीं पता यार, मैथ्स के बच्चे हो, मैथ्स में तो ये बात 11th में अब तक बच्चा पढ़ लेता है, अभी नहीं पढ़ी होगी तो मैथ्स में आगे पढ़ लोगे। ये हमारा लॉग का एक फॉर्मूला होता है, ये लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग m माइनस लॉग n को हम लोग लॉग m अपॉन n पुट कर देते हैं। इसको अगर अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे आप लोग मैथ्स में 11th क्लास के अंदर ही पढ़ोगे। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने इसको ये लिख दिया। यहां तक तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था, सबको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही मैंने इधर करा था, मैंने इधर इसको जनरल फॉर्मूले में लिख दिया कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर मैंने अपर लिमिट x की जगह अब b पुट करा, बाकी सबको ऐसे ही रहने दिया, माइनस x की जगह a पुट कर दिया, बस सबको ऐसे ही रहने दिया। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट हमारा कट ही जा रहा था, माइनस करके पुट करा है ना, माइनस x की जगह ये, फिर ये भी माइनस इधर आ जाएगा, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट ही जा रहा था हमारा, इसलिए इधर ये आ गया। आपको अगर ज्यादा है तो इधर भी कांस्टेंट मत पुट करो, ये याद रखो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगता ही नहीं है, बस। ये आ गया और x की जगह फिर b पुट कर दिया, फिर माइनस x की जगह a पुट कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। इस तरीके से 3 क्वेश्चन देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो बच्चों।
ले लिया? ठीक है, बस दो क्वेश्चन और करवाने के बाद हम लोग अपना मोशन इन वन डायमेंशन शुरू कर रहे हैं। उसका रीजन बच्चों ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बस इनका यूज फिजिक्स में होता है। इनका फिजिक्स में जो डेरिवेशन होते हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हैं, तो इसलिए इसका यूज होता है आपका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये मैथ्स का पार्ट है, तो इसलिए जो चीज एग्जाम में नहीं आ रही उसका, उस पर टाइम क्या वेस्ट करना। जो चीज आ रही है अपनी मेन फिजिक्स पर आते हैं, इसके बाद जल्दी से मोशन इन वन डायमेंशन पर। जो चीज एग्जाम में आएगी उसी पर आते हैं। देखो, तो बच्चों देखो इसके अंदर लास्ट एक दो क्वेश्चन और। इंटीग्रेशन करना है, z के रेस्पेक्ट में करना है, और e की पावर z है। इंटीग्रेशन करना है z के रेस्पेक्ट में e की पावर z का, तो क्या आ जाएगा? बस सिंपल e की पावर z ही तो आ जाएगा। अरे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z होगा। लिमिट मैंने लगा दी, इधर आपकी लिमिट आ जाती है 4, इधर आ जाती है 5, तो बस ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया 4, इधर लिख दिया 5, तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। z की जगह 5 पुट करा, माइनस z की जगह 4 पुट कर दिया, बस सिंपल ही तो है ये, है ना? क्या ये अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं पता है, होगी तो पता लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आया सबको समझ में? ठीक है, सिंपल है बच्चों ये। और एक लास्ट क्वेश्चन बस। बच्चों आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री और रेडियन के बारे में तो पढ़ रखा है ना? ठीक, आई होप वो सबको आता ही होगा डिग्री और रेडियन के बारे में। तो जैसे एक लास्ट क्वेश्चन बस और कर ले रहे हैं इसके ऊपर। देखो, जैसे अब हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, किसका करना है? cos x का। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है cos x का, और लिमिट मैंने इधर लगा दी पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ये तो पता है पाई बाई 4 को 45 डिग्री कहते हैं, ये चीज पता है आपको? ठीक, और पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, ये भी सबको पता है? ठीक, फाइन। तो cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x नहीं होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। cos x का इंटीग्रेशन, वेट वेट, हाँ बता रहा हूँ, cos x का इंटीग्रेशन मतलब cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin x का। तो इधर आपने सबसे पहले लिख दिया sin x, उसके बाद इधर ही लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने के बाद क्या आ जाएगा आपका, इधर लगा दिया पाई बाई 4, इधर लगा दिया पाई बाई 2। ठीक है, इधर लगा दिया पाई बाई 2। अब ये आपका इधर क्या आ जाएगा, इधर साइन एक्स, इधर ब्रैकेट में इधर नीचे पाई बाई 4, इधर पाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स की जगह पाई बाई 2, और माइनस एक्स की जगह पाई बाई 4। एक्स की जगह पहले अपर लिमिट, फिर एक्स की जगह माइनस में लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा साइन पाई। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों ये चीज ध्यान में रखना, अगर कभी आपको पाई बाई 4 पाई बाई 2 चीज दिख जाती है तो इसका मतलब वो एंगल आपने रेडियन में पुट करा है। अगर आप उसे डिग्री में पुट करना चाहते हैं तो पाई की जगह 180 पुट कर दो, तो वो डिग्री में आ जाएगा। पाई की जगह क्या पुट कर दोगे? 180। तो अगर पाई, हाँ, पाई की जगह 180 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन 180 बाई 2 साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। और साइन पाई की जगह 180 पुट करोगे तो 180 बाई 4 कितना आ जाएगा? 45। अरे पाई की जगह 180 पुट करोगे तो 180 बाई 4 क्या आ जाएगा? 45। तो साइन 45 कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, फाइन। ये आपका इस तरीके से होता है बच्चों। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से सब लोग। यहां तक ले लिया सबने? चलो ठीक है। इसके बाद बाकी बच्चों हम लोग यहीं तक, हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था। इसके बाद जैसे जैसे, इतना काफी है, फिजिक्स में इतना यूज होगा, बाकी मैथ्स में तो आप लोग इसको पढ़ोगे ही। अब हम लोग बता रहे हैं, वैसे भी इसके अंदर कुछ ज्यादा ही 3 दिन चलेगा हमारे। अब अपना बच्चों हम लोग मेन अपनी अप्लाइड फिजिक्स पर आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारी कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा आती है, प्लस हमारे एकेडमिक में भी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, और क्योंकि बच्चों जब तक आपके अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसी पर ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग अपना।
यहां तक तो बहुत हमारा बेसिक चल रहा था, बहुत इजी पोर्शन आपने अभी तक देखा था फिजिक्स का। अब आप इधर मेन अप्लाइड पोर्शन देखोगे। ये हमारा आ जाता है इधर मोशन इन वन डायमेंशन। सन्या मनेजा, यहां तक बात समझ में आई सारी? इंटीग्रेशन ठीक। दिव्यांश सक्सेना, नैना दीक्षित ठीक। बच्चों देखो, ये हमारी इधर यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये हमारी इधर है यूनिट 2 काइनामेटिक्स है। काइनामेटिक्स में हमारा ये आ जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। काइनेमेटिक्स में ये हमारा है मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग इधर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स होती क्या है बच्चों। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोशन के इफेक्ट्स पढ़ते हैं। मोशन वन डायमेंशन में, मोशन टू डायमेंशन में मोशन के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 1 चल रहा है इसके अंदर, मोशन इन वन डायमेंशन। ये हमारा इसके अंदर चैप्टर 1 है। ये हमारा इसके अंदर इधर है चैप्टर 1, राइट। ठीक। अब देखते हैं तो मोशन इन वन डायमेंशन हमारा है क्या, ये चीज समझते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है बच्चों, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। हमारी 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर आपका मोशन वन डायमेंशन में है, इसका मतलब मोशन एक ही एक्सिस में हो रहा है। मोशन एक ही एक्सिस में हो रहा है, या फिर कह सकते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मेन अपने बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके अंदर, तो मेन अपने 11th क्लास पर ही आ रहे हैं। ये सब सबको पता ही होगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वो सब बात की बात। सबसे पहले अपने मोशन की स्टडी पर ही आ जाते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। देखो मोशन हमारा होता क्या है, मोशन का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करती है तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मोशन। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो मैं अपनी पोजीशन को आपके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि मैं मोशन में हूँ। ठीक, whenever a body changes its position with respect to surrounding, it is said to be in motion। ठीक। अब मोशन हमारा देखो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले तो हमारा यही हम लोग देख लेते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, उसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन, और मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो बच्चों देखो, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और ये होती है हमारी जेड एक्सिस, राइट। अगर हमारा एक ही एक्सिस पे मोशन हो रहा है तो उसे मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। एक ही एक्सिस पे मोशन होने का मतलब है मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब होता है दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है बॉडी के मोशन में। ठीक, एक्स वाई प्लेन पे अगर मोशन हो रहा है या वाई जेड प्लेन पे मोशन हो रहा है तो दो एक्सिस इन्वॉल्व है, उसे मोशन इन टू डायमेंशन। और अगर मोशन में 3 एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है तो उसे मोशन इन थ्री डायमेंशन कहते हैं, या मोशन इन स्पेस भी कहते हैं, क्योंकि 3 एक्सिस हमारी केवल स्पेस में ही अवेलेबल होती है। मोशन इन स्पेस, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है। अगर आपकी कोई कार एक स्ट्रेट हाईवे पर जा रही है, एक कार है जो एकदम स्ट्रेट हाईवे पर जा रही है, वो क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन है। मोशन इन टू डायमेंशन का एग्जांपल क्या है, जो मैं इधर लिख रहा हूं, मैं जो भी चीज व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो मोशन इन टू डायमेंशन है। क्योंकि बच्चों अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को देखूं तो इस व्हाइट बोर्ड में ये एक्स एक्सिस है, ये इधर वाई एक्सिस है, तो इसमें दो एक्सिस है ना, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही तो मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ये मान लूं और मैं कह दूं कि इसकी पोजीशन बताओ, ये कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर आपने एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर लिखा है, वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर लिखा है, यही तो कहोगे आप लोग। मैं कह दूं कि मैंने मोशन इन थ्री डायमेंशन बताओ कहाँ पे लिख रखा है, तो आपने अगर इसको ओरिजिन माना हुआ है तो आप कह सकते हो कि सर आपने मोशन इन थ्री डायमेंशन एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पर लिखा है, वाई एक्सिस से इतनी दूरी पर लिखा है। या फिर कोई आंट है हमारी, कोई चींटी अगर हमारी दीवार पर चढ़ रही है, आंट कोई दीवार पर चढ़ रही है, तो दीवार पे हमारी दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो वो हमारा मोशन इन टू डायमेंशन का एग्जांपल होता है। मोशन इन थ्री डायमेंशन का एग्जांपल क्या है बच्चों, अगर आप कोई बंदा हमारा काइट को फ्लाई कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है हमारा, तो वो मोशन इन थ्री डायमेंशन है, क्योंकि इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। जेड एक्सिस का मतलब ये है, जेड एक्सिस ऐसे है, ये 3D को 2D में बनाया हुआ है इसलिए ऐसे लग रहा है, जेड एक्सिस ऐसे है हमारी।
ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, अंदर गई तो नेगेटिव जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यहां तक आती है बात समझ में सबको? ठीक, ये आपका मोशन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन आपका होता है। अच्छा, अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले मोशन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो मोशन में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इधर आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये आ जाता है हमारा इधर यूनिफॉर्म मोशन, और एक हो जाता है हमारा इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। देखो, यूनिफॉर्म मोशन नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्यों यूनिफॉर्म पहनते हैं? ताकि सब लोग एक जैसे दिखें, किसी बच्चे में रिचनेस या ऐसी कोई फीलिंग ना आए, सब एक जैसे दिखें, तो इसलिए तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट मोशन, जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है। इस मोशन में एक्सीलरेशन आपका क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, अब जैसे कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझ लो। स्पीड सबको पता होगा बच्चों, स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो सारी 9th क्लास की चीजें हैं, जल्दी से इसको करते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका स्पीड होता है। इससे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है आपका। डिस्टेंस बच्चों क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, इसी तरीके से एक हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, वो एक, यस, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ ये हमारी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ठीक है बच्चों, जैसे अगर कोई हमारा पर्सन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बच्चों? अगर आप इधर देखोगे डिस्टेंस, अगर आप इधर देखते हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या? अ, ठीक ठीक, इसलिए बच्चों बीच में मत बोलो, क्योंकि हो सकता है बीच में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए। चलो, डिस्टेंस हमारा क्या होता है इसके अंदर? ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये हमारा इधर डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट हमारा इधर ये है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये हमारा इधर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? ए ई हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस बच्चों कभी भी जीरो, आप डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है। बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे जा रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जब डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है। मगर डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता। यहां तक आती है बात समझ में? क्या? एक्सीलरेशन जीरो होता है, हाँ। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक बेसिक चीज बताइए, ये आपने 9th में भी पढ़ी होगी। देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो जाता है? जैसे आपका ये बच्चों होम है, ठीक है, और ये आपका होम से इधर आ जाता है, ये आपका कोई ऑफिस है या स्कूल है आपका। ठीक, आप घर से, होम से स्कूल तक गए, आपने देखा स्कूल क्लोज है, फिर वापस घर पर पहुंच गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x।
होम से स्कूल की दूरी x, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आप घर के बाहर पीछे कोई पार्क है वहां जाने लग गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होने लग जाएगा। यहां तक आ रही है बात समझ में सबको? श्रेया सिन्हा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक। आप देखोगे बच्चों, ये तो बहुत बेसिक चीज हम बता रहे हैं। आप देखते हो अगर स्पीड क्या होता है, स्पीड मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, अब ये भी बताया इधर। और स्पीड की हमारी फिर यूनिट मीटर पर सेकंड इधर आ जाती है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाता है। और वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाता है। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि टाइम स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्केलर टाइम स्केलर, तो स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये सारी हमारी बेसिक चीजें। इसी तरीके से अब हमारा एक्सीलरेशन आ जाता है। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है बच्चों हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन आ जाता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन आ जाता है। और एक्सीलरेशन बेसिकली फिर क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन की अगर यूनिट देखते हो तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो ये आ जाता है मीटर सेकंड माइनस 2। वेलोसिटी वेक्टर टाइम स्केलर, तो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ये सब कर सकता है इसलिए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमें ये बताता है कि वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज हो रही है। हमारी बच्चों जितनी स्कूटी बाइक्स वगैरह होती हैं सब में एक्सीलरेटर होता है ना, वो एक्सीलरेटर वेलोसिटी को ही तो चेंज करता है, एकदम पिकअप बढ़ा देता है। अब बाइक्स चलाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बाइक्स में हमें एक्सीलरेटर देने के साथ साथ गियर्स भी चेंज करने पड़ते हैं। जिन लोगों को बाइक चलानी आती है बच्चों को, उनको पता होगा कि बाइक्स के अंदर हमें एक्सीलरेटर बढ़ाने के साथ साथ गियर्स को चेंज करना होता है। मगर स्कूटी जिस भी इंजीनियर ने बनाई है वो कितने दिमाग के साथ बनाई है कि स्कूटी में ये फैसिलिटी होती है हमें कि हमें गियर्स नहीं होते उसके अंदर, उसके अंदर केवल एक्सीलरेट हमें करना है, केवल एक्सीलरेट ही तो करते हैं उसके अंदर, एक्सीलरेटर दो, एक्सीलरेट करो, स्कूटी आगे बढ़ने लग जाती है, कोई गियर्स का सिस्टम ही नहीं होता। बाइक्स में थोड़ी मुश्किल इसलिए आ जाती है कि उसमें गियर के साथ साथ आपको एक्सीलरेट करना होता है। फर्स्ट गियर में आप ज्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकते, सेकंड गियर में थोड़ा एक्सीलरेट कर सकते हो, थर्ड या फोर्थ गियर में ज्यादा एक्सीलरेट कर सकते हो। चलो खैर, ये तो बेसिक चीजें थी, सारी 9th क्लास की चीजें बताई हैं। इसका एक बार को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? ले लिया सबने यहाँ तक स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक, फाइन बच्चों। ठीक, ये तो बहुत बेसिक चीजें आपको बताई हैं। अब अपनी 11th क्लास पर आ जाते हैं, क्योंकि 11th में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन एक्सीलरेशन, वहां पर तो सीधा आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ठीक, देखो इधर आ जाता है हमारा, ये बता रहे थे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बच्चों हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। जब हमारी डायरेक्शन एक ही है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, मतलब ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी सेम रहेगा, क्योंकि एक ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम रहेंगे, स्पीड वेलोसिटी सेम रहेगी,
ठीक। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है क्योंकि वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है आपकी, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है, हमारा वही वाला फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यही वाला हमारा इसके अंदर इधर फॉर्मूला लग जाता है। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कह देते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन में, म्यूट कर लो जो भी बच्चा है, ये वॉइस आ रही है अपने आप को म्यूट कर लो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन कह देते हैं क्योंकि इसमें हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब ये भी दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और इधर आ जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक। इधर आ जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये इसके दो टाइप्स आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या रहता है, जिसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका क्या होता है इधर, कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है। एक्सीलरेशन वेरी करता है, इसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं, उन तीन इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, केवल ये ग्राफ की हेल्प से करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारी तीन इक्वेशंस खैर होती हैं जिनको न्यूटन ने दिया था, इसलिए इनको न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आ जाती है फिर तीसरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीनों में एक्सीलरेशन आ रहा है और तीनों हमारी तभी तक वैलिड होती हैं तब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होती, यानी कि ये, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में ही वैलिड होती हैं तीनों इक्वेशंस। ये वाली इक्वेशन हमें बताती है वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम टी, यानी कि ये वाली इक्वेशन तब लगाते हैं जब वेलोसिटी या टाइम की बात हो रही होती है। ये वाली इक्वेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम टी, ये वाली इक्वेशन तब लगाते हैं जब डिस्प्लेसमेंट या टाइम की बात हो रही होती है। ये वाली इक्वेशन हमें, ये इसमें टाइम का तो कोई एक्सप्रेशन आ नहीं रहा है, ये बताता है वेलोसिटी गेन्ड बाय बॉडी इन ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी गेन्ड बाय बॉडी इन ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट एस, यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में बॉडी ने जो वेलोसिटी गेन करी है वो ये बताती है। ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बात होगी तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए यही वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक। मानसी पटेल, अनामिका, बात समझ में आई? जैस्मीन? ठीक। देखो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का जरा डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग करते हैं इधर। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय अरिथमेटिक मेथड। ठीक। बाय अरिथमेटिक मेथड। इस तरीके से आपने वैसे नाइन्थ में भी करा होगा, अरिथमेटिक
मेथड से हम लोग इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, इसके अंदर v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसका हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम सब जानते हैं बच्चों की सिंस हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन जो इधर होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, इधर तो सही दिख रहा है, तुम्हारे नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी आई थिंक। एक्सीलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही हमारा एक्सीलरेशन होता है कि वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज कर रही है। एक्सीलरेशन को ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, कहीं पर भी बच्चों ये वर्ड आपको मिल जाए रेट, तो इसका मतलब उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। कहीं पर भी फिजिक्स में रेट वर्ड मिल जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होता है आपका एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो इसको आप बच्चों इस तरीके से भी कह सकते हो, फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन को ए से कह दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन में टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हमारा t लग रहा है तो ए टी ये आ जाएगा v माइनस यू। तो v कितना आ जाता है आपका u प्लस ए टी। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक, ठीक है, तो ऐसा करो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेंड कर देना। यहां तक ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, फाइन। इसके बाद बच्चों इसकी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके बाद देखते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या कहती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी होती है सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जब बात होती है तब यूज होती है। ये बताता है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है टाइम टी सेकंड में। कितना टाइम हो रहा है हमारा 42। हो चलो बस ये वाली इक्वेशन लास्ट करा रहे हैं, इसके बाद बस बाकी कल करा देंगे। ये लास्ट इक्वेशन बस करा रहे हैं। देखो बच्चों ये होता है हमारा सिंस जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है आपका। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। किसी भी चीज का एवरेज निकालोगे तो वही तो होता है वो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को अभी मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को s से, टोटल टाइम को t से। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका एक फॉर्मूला और होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का होता है अर्थमेटिक मीन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला तो हर केस में वैलिड होता है, ये वाला फॉर्मूला केवल तब वैलिड होता है जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है।
अगर आपका केवल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ जाती है, इधर देखोगे तो इसको एवरेज वेलोसिटी के ऊपर वी बार लगा दिया मैंने या वी एरो लगा दिया, और ये आ जाता है फाइनल वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी यू बाई 2। दोनों की एलएचएस सेम है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, सो आरएचएस भी सेम होगी, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करा दिया। तो एस बाई टी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, v प्लस यू बाई 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक, v प्लस यू बाई 2 ये आ जाएगा। अब आप इधर देखोगे तो s ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका s बाई टी, इसको आप v को क्या पुट कर सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लोगे तो ये आ जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2। इधर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन इधर यूज कर ली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो s बाई टी ये आपका क्या आ जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2। ठीक, 2u प्लस ए टी बाई 2 ये आ जाएगा। इसके बाद जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? ठीक, जब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा इधर एस बाई टी, एस बाई टी ये कितना आ जाएगा हमारा, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा u प्लस ए टी बाई 2। तो s इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका, इधर आप देखोगे तो ये t आपका इधर चला जाएगा तो u प्लस ए टी बाई 2, और इधर आ जाएगा आपका t, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन सब के बारे में मैं डिटेल में आगे भी पढ़ाऊंगा, तो खैर अभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ बताया है, इसके बाद बाकी कल करते हैं बच्चों। यहाँ तक सबको बात समझ में आई होगी, सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग कल करते हैं फिर। ठीक है, आज चलो